नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पार्ट फर्स्ट के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आप जो यह किताब देख रहे हैं, यह यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की इतिहास विषय की किताब है और जिसमें कि प्राचीन इतिहास के बारे में सामग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो कक्षा 6 की किताब में हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और यह किताब दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कि आधारभूत जानकारी एकदम बेस से दी हुई है। यदि आप इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते भी हैं या फिर जैसी भी आपकी जानकारी हो, ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। मैं आशा यही करती हूँ कि आपके लिए यह कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपकी लर्निंग्स को बढ़ाएगी। और यदि आप इतिहास विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस किताब के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि यह कक्षा 6 की इतिहास विषय की किताब है और यह जो है कि प्राचीन इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए आज मैं आप अपने इस वीडियो के माध्यम से इस प्राचीन इतिहास के सिलेबस को बताऊंगी कि हमें प्राचीन इतिहास विषय में क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये पहला पार्ट है, लेकिन पहला पार्ट पढ़ने से पहले हम यहाँ पे इसके सिलेबस को जानेंगे कि हमें प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। तो दोस्तों, इस किताब यानी प्राचीन इतिहास का जो सबसे पहला पार्ट है वो है कैसे पता करें कब क्या हुआ था और इतिहास जानने के स्रोत। तो दोस्तों, जो इतिहास होता है वो क्या होता है, मतलब इतिहास क्या है और इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं, यानी किन किन चीज़ों या फिर स्रोतों के माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। यह फर्स्ट लेसन के बारे में हमें यह बताया गया है। फिर जो हमारा सेकेंड लेसन है उसमें पाषाण काल बताया गया है, जिसमें कि जो पाषाण काल यानी जो आदि मानव था वो आखेटक कैसे था। पहले सर्वप्रथम वह आखेटक था, फिर वो संग्राहक हुआ और उसके बाद वह उत्पादक मानव हो गया। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, आदि मानव कैसे धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से चलता है, ये हम सेकेंड लेसन में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों, जो थर्ड लेसन है वो हमारा है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता थी। सबसे पहले इसमें हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और जो है यह जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी या फिर बसी हुई थी, तो इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। आगे हम इस बारे में एक एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए फिर आगे। तो हमारा चौथा लेसन है वैदिक काल। इसमें हम वैदिक काल के बारे में बताते हैं कि वैदिक कालीन मनुष्य कैसा था, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि दशाएँ कैसी थी। फिर हमारा जो पांचवा लेसन है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, जैसा कि जो वैदिक काल आता है उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो जो उत्तर वैदिक काल आता है वो जैसे जैसे बीतता जाता है तो हमारे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां यानी कुरीतियाँ जन्म लेने लगती हैं और लोग बहुत ज़्यादा मतलब अब लोग एक तरह से हम कहें तो भ्रष्ट टाइप, जो आजकल के आज हम वर्तमान में जैसे भ्रष्ट कहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे समाज में कुरीतियाँ आने लगती हैं। तो उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए या फिर उन कुरीतियों का कारण जानने और उनका पता लगाने के लिए जो भी धार्मिक आंदोलन होते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि जो धार्मिक आंदोलन है, उनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, जो हमारा छठवां लेसन है वो है महाजनपद की ओर। दोस्तों, आपने बहुत बार अपने इतिहास में सुना होगा 16 महाजनपद, यानी जो हमारा मगध का साम्राज्य था और भी जो छोटे छोटे महाजनपद थे, मतलब उन सभी के बारे में हम इस लेसन महाजनपद की ओर में पढ़ते हैं। फिर हमारा जो लेसन है मौर्य साम्राज्य, इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त इत्यादि के बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य उनके संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो चाणक्य या विष्णुगुप्त थे वो उनके मंत्री थे। और जो हम अशोक, बिंबिसार और
इन सभी के बारे में हम मौर्य साम्राज्य में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा 8वां लेसन है वो मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य ख़त्म होता है तो फिर हमारे समाज में विदेशियों का आक्रमण होता है हमारे देश में। उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। फिर उसके बाद हम गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। और फिर गुप्त काल को दोस्तों इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सभी क्षेत्रों में लगभग विकास हुआ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि, कला व साहित्य इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अत्यधिक विकास हुआ। इस कारण हम गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। फिर जो हमारा 10वां लेसन है वो पुष्य भूति वंश है। फिर हमारा जो 11वां लेसन है वो राजपूत काल है, 7वीं से 11वीं शताब्दी। दोस्तों जब 7वीं शताब्दी चल रही थी और 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हमारे देश में छोटे छोटे बहुत से राज्य हुए थे, और उन राज्यों के जो शासक इत्यादि थे वो राजपूत थे। मैक्सिमम लोग राजपूत थे, इसलिए इस काल को हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा दोस्तों सबसे लास्ट लेसन जो है वो दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी है। तो दोस्तों जो हमने ये ऊपर से लेकर यहाँ तक का जो भी पढ़ा वो हमने उत्तर भारत के बारे में पढ़ा, लेकिन उसके समकालीन दक्षिण भारत में भी तो कुछ ना कुछ तो घटित हो ही रहा होगा। जैसे तो उन सभी चीज़ों के बारे में कि दक्षिण भारत में क्या स्थितियाँ चल रही थी और कौन कौन से शासक थे, किनका राज्य था, इन सभी के बारे में हम दक्षिण भारत में एक छोटा सा एक छोटा सा नॉलेज पढ़ते हैं, मतलब एक छोटी सी जानकारी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत हमें नागरिक शास्त्र भी पढ़ना होता है। तो ये नागरिक शास्त्र विषय में जो सबसे पहला लेसन है सभी जन एक है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियाँ, भाषाएं, लोग, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो हमारा देश है वो एक अनेकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि यह विविधताओं का देश है, यानी भारत में विविधता में एकता है। ठीक है, आपने एक प्रसिद्ध पोयम भी पढ़ी होगी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। तो यह जो कविता है वो हमारे देश की विविधता को दर्शाती है। और इन विविधताओं के बाद में जैसे कि एक जो माला होता है वो विभिन्न प्रकार की मोतियों से मिलकर बना होता है, लेकिन फिर भी वो एकता के सूत्र में बंधकर एक वृहद माला का निर्माण करता है। तो एक उदाहरण हमने दिया दोस्तों। फिर जो हमारा दूसरा लेसन है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, यानी गाँव का शासन कैसे चलता है, कि कौन कौन से लोग इसमें भाग लेते हैं और कौन कौन से लोग गाँव के शासन को चलाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को पढ़ेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो नगरीय स्वशासन है। फिर हमारा अगला लेसन है जिला प्रशासन, यानी जो जिला होता है उसका प्रशासन कैसे चलता है, कौन कौन से लोग इसमें सहभाग करते हैं, किनकी सहभागिता होती है और इनकी योग्यताएं क्या होती हैं इत्यादि के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा जो सबसे लास्ट लेसन है वो है यातायात एवं सुरक्षा। तो दोस्तों जो ये हमारा लेसन है यातायात एवं सुरक्षा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह आज के समय में बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है। क्योंकि आज आपने देखा होगा आजकल जो है बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत से लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं बुरी तरह से, या फिर उनका कोई अंग जो है कि वो क्षत या विक्षत हो जाता है। तो इन सभी से बचाव के लिए हमें हमारे लिए कुछ यातायात के रूल्स बनाए गए हैं कि हम किन किन रूल्स को फॉलो करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इन सभी नियमों के बारे में पढ़ते हैं और इस प्रकार हमारा ये जो कक्षा 6 का सिलेबस समाप्त होता है। अब इन सभी के बारे में दोस्तों हम एक एक पार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि मैंने एक ड्राफ्ट में बता दिया। सो धन्यवाद। और चलिए अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाय बाय।